नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हमने बचपन से एक कहावत सुनी, सांच को आंच नहीं, जो सच्चा है उसको डर किस बात का। लेकिन इन दिनों एक अलग ही चलन देख रहे हैं। जो लोग खुद को सच्चे कहते हैं वो अचानक से जांच एजेंसियों के सवालों से घबरा कर लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और जब सामने आ जाते हैं या फिर जांच के लिए भी चले भी जाते हैं तो खुद को शेर बताते हैं कि देखिए हम तो जांच एजेंसी के सामने आ गए, हम असल में शेर हैं। और ये कैसा शेर है? ये कैसा शेर है जो सेना की जमीन पर घोटाला कर देता है और खुद को शेर बताता है? ये कैसा शेर है जो एक गरीब किसान के बेटे की जमीन हड़प कर उसको नौकरी देता है, ऐसा करप्शन करता है? ये कैसा शेर है? ये सवाल आज हमारे सामने इसलिए है क्योंकि बिहार और झारखंड की जो कहानी है वो आज आपको जरूर सुनानी है और आपको सुननी भी चाहिए। बिहार और झारखंड में इस वक्त क्या हो रहा है, ये पूरा इंडी अलायंस जो है ये नैरेटिव दे रहा है कि दरअसल सरकार जो है वो उनको परेशान करने के लिए, इंडी अलायंस को परेशान करने के लिए उनके नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच करवा रही है। लेकिन सवाल यह कि अगर ईडी की जांच फर्जी है, गलत है, तो आपके सामने अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। आप अदालत में जब जाते हैं आपको मुंह की खानी पड़ती है क्योंकि जांच एजेंसियों के पास कुछ पुख्ता शुरुआती सबूत तो है। इसलिए अदालतें भी कहती हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। और जब जांच होती है तो सवालों से डरकर आप भाग जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरह से सवालों का बहाना बनाकर, सवालों के सामने डर का बहाना बनाकर कभी वो विपश्यना पे चले जाते हैं, कभी कहते हैं मुझे चुनाव प्रचार करना है, लेकिन ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आते। इसी तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन 40 घंटे तक, सोचिए एक मुख्यमंत्री 40 घंटे तक अचानक नादारद रहता है। और जो नतीजे जो हमारे सामने जो अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है वो ये है कि रात को 3 बजे, सोचिए एक मुख्यमंत्री देश का अगर वो सच्चा है तो रात के 3 बजे स्कूटर पे किसी के साथ बैठकर हेलमेट लगाकर चोरी से रात के अंधेरे में, जब दिल्ली में घुप अंधेरा है, सर्दी है, कड़कड़ाती सर्दी में लोग अपने घरों में सो रहे हैं, बाहर कोहरा है, उस कोहरे के अंदर रात को 3 बजे स्कूटर पर हेलमेट लगाकर रांची भाग जाने का क्या मतलब है? अगर आप सच्चे हैं तो आइए सवालों का जवाब दीजिए। अगर आप सच्चे हैं तो देश की अदालत का दरवाजा खटखटाइए। लेकिन हेमंत सोरेन 40 घंटे बाद अचानक प्रकट हुए रांची में, और जब पूछा कहां थे आप, तो कहा मैं तो आपके दिल में था। गजब कहानी है, मैं आपके दिल में था। यह कहानी आज बिहार में भी है, झारखंड में भी है। दूसरी तरफ बिहार में लालू यादव से 8 घंटे की कल पूछताछ हुई, आज तेजस्वी यादव की बारी थी। और ये देखिए, यह भ्रष्टाचार की वंशवेला है जो एक आप सुनते थे ना, राजाओं की एक वंशावली होती थी, भ्रष्टाचार की वंशावली है। लालू यादव आप जानते हैं 4 मामलों में कन्विक्ट हो चुके हैं। अब उनके बेटे तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप है, लालू भी इस मामले में आरोपी हैं। और उसी दूसरी तरफ पहले शिबू सोरेन के करप्शन के घोटाले हम सुनते थे, जब हम जवान होते थे तो शिबू सोरेन के करप्शन के घोटाले सुनते थे। अब बाल सफ़ेद हो गए हैं तो हेमंत सोरेन के करप्शन की कहानियां सुन रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की जो वंशावली है ये कब खत्म होगी? आज दो टूक में इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए जरा इस पूरे मसले पर जो आज बयानबाजी रही झारखंड से बिहार, करप्शन पर प्रहार, उस बयानबाजी को जरा सुन लीजिए। ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ लें ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी
जन समर्थन है। नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है? और वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे, और ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे। झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड, 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो चुका है। भाई, इतनी हकीकत सामने आने के बाद फिर यदि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, तो देश की प्रबुद्ध जनता समझती है। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी चलाते हैं, सभी विधायक सांसद अपनी सैलरी में से उनके पार्टी फंड में पैसा जमा करते हैं और पार्टी के काम से उनके पास पैसे हो ही सकते हैं। इतनी बड़ी पार्टी चलाना, क्या भाजपा के पार्टी कार्यालय में या पार्टी के पास पैसे नहीं होते? इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, इतने बड़े बड़े आयोजन, चुनाव में इतने खर्च जो करती हैं, तो उनके पास निश्चित रूप से उसका पूरा आंकड़ा होगा, कहाँ से पैसे आए ये वो समय पर बताएंगे, इनकम टैक्स को बताएंगे ना। आपको आश्चर्य होगा कि 82 संपत्ति ऐसी है जो शिबू सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, हेमंत सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, उनके परिवार के लोगों की है, उनके बेटी के है, उनके दामाद के हैं, जो न इनकम टैक्स में उन्होंने शो किया है, न सभी लोग चुनाव लड़ते हैं चुनाव हलफनामे में। ये पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, व्यक्तिगत कामों से भी जाता है, लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री। भाई, अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम, इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। आदरणीय तेजस्वी यादव जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप बनता ही नहीं है। दुनिया के इतिहास में कोई एक केस इस स्तर का कोई बता दे तो मैं मानूं कि जो आरोप लगाने वाला है, जो एजेंसी काम इनके खिलाफ कर रही है, मैं उसको सत्य मान लूंगा। रेल में नौकरी देने के नाम पे उसकी जमीन अपने नाम करा लेंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। देखिए, देश में ऐसा करप्शन किसी ने नहीं बैठा। मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूँ लालू जी क्यों ईडी बुला रही है। जिस गरीब आदमी को 20,000, 50,000, लाख रुपया महीने की नौकरी मिली, उसके एवज में उसके पास रिश्वत देने को पैसे भी नहीं थे, इतना अत का गरीब था वो। तो लालू जी के बेटों ने, लालू जी के परिवार ने, उनकी माता धर्मपत्नी ने उन गरीब लोगों की जमीन अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम लिखवा ली कि तुम्हें नौकरी दे रहे हैं इसलिए तुम हमें पैसे दो, नहीं तो जमीन दो। ऐसे करप्ट और बेईमान लोगों के अगर ईडी और सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी तो भैया किससे करेगी? कल जो 10 घंटे प्रताड़ित किया ना, पूरे बिहार ने देखा, इतिहास में दर्ज हुआ। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे। आज वाले हमें तब भी अफसोस होगा, लेकिन हमें कहना पड़ेगा श्रीमान, शुरुआत आपने की। अपने नेताओं को शेर बता रहे हैं जो ईडी का सवालों का जवाब देने पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जब सत्ता का चक्र घूमेगा तो फिर आप भी सावधान रहना। यानी एक तरह की धमकी भी है कि हमारी सरकार आई तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब क्या तमाशा है? क्या वास्तव में ये सरकार जो है ईडी का दुरुपयोग कर रही है या फिर करप्शन की वंशवेला को तोड़ने की कोशिश है? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। 5 मेहमान आज की मेरी डिबेट में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ 5 मेहमानों में आरपी सिंह है, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ अभिषेक यादव जी हैं, आरजेडी समर्थक नेता हैं अभिषेक यादव जी। नीलू रंजन मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस तरह के क्राइम के मामलों में वो अक्सर पड़ताल करते रहते हैं। राजेंद्र सिन्हा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जेएमएम के नेता हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में ही अमिताभ भूषण जुड़े हुए हैं,
पत्रकार हैं, लेखक हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत में आरपी सिंह जी आप ही से कर रहा हूँ। आरपी सिंह जी, मैं सुन रहा था अभी नेताओं को, वो कह रहे हैं कि भाई क्या आदिवासी होना गुनाह है और एक मुख्यमंत्री को क्या इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। आप लोग अभी सरकार में हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं, कल को उनकी सरकार आएगी तो समय का चक्र घूमेगा, याद रखिएगा। जी, समय का चक्र तो घूम रहा है। आज दिख रहा है कि किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री आरपी सिंह जी की आवाज बहुत कम है। एक मिनट आरपी सिंह जी का जरा वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। जी आरपी सिंह जी, एक मुख्यमंत्री होते हुए खुद को ही अपनी राज्य की खजाने अलॉट कर देता अपनी कंपनी को। हाँ, मुझे तो आज लगभग 43 साल हो गए राजनीतिक क्षेत्र में काम करते, मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं था कि मैं खुद ही मुख्यमंत्री और खुद अपनी कंपनी को खजाने अलॉट कर रहा हूँ। तो ये तो ओपन और शट केस है, इसमें तो कुछ छुपा है नहीं। मैं तो भी वो नहीं सब चर्चा कर रहा है जो कि मित्रों के लाखों करोड़ों रुपए पकड़ा गया, जो मित्रों के बंदूकें AK-47 पकड़ी गई, जहाँ आज जो 36 लाख रुपए पकड़ा गया, जहाँ 2 कारें पकड़ी गई, कीमती कारें पकड़ी गई, वो आदिवासी मुख्यमंत्री के घर से कोई लाख करोड़ों रुपए की गाड़ियां पकड़ी गई। तो वो इश्यू नहीं है, परंतु जो मूल मुद्दा है कि आप राज्य की संपत्ति के ऊपर आप अपना मामला कैसे जमा सकते हैं, ये तो किसी भी पैरामीटर में ठीक नहीं है। और फिर 10 बार आपको नोटिस आते हैं, 10 बार नोटिस आते हैं और आप कोई ना कोई बहाना बनाकर कि आप नोटिस का पर पेश नहीं होते, आप तारीख पर पेश नहीं होते, तो ईडी के पास और क्या रास्ता बचा था। और अगर आप में इतना दम था, या आपके पास इतने तथ्य थे और आप इतने ईमानदार थे, तो आप रहते ना दिल्ली के अंदर, भाग क्यों गए? आधी रात को अंधेरे में मुंह छुपा कर क्यों भागे आप? आपने सब झारखंड के जितने लोग हैं उनको नीचा दिखा दिया आपने कि नहीं, झारखंड के लोग डरपोक हैं, भाग जाते हैं। तो ऐसा लगा जैसे कि अफसोस हुआ कि मुख्यमंत्री जी को आधी रात को चुपकर स्कूटर किसी का, आपने बताया किसी का कूलर पकड़कर उसके ऊपर भागकर जाना पड़ा, फिर आगे कोई और गाड़ी पकड़ी, उसको कहा। और ये पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री 40 घंटे तक गायब रहे, वो लापता रहे, फोन पर अवेलेबल ना हो, किसी की जानकारी में ना हो, प्रदेश के मुख्य सचिव की जानकारी में ना हो, प्रदेश के राज्यपाल की जानकारी में ना हो कि वो कहा है, प्रदेश की पुलिस की जानकारी में, ये एक उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। पर जेएमएम के नेता तो कह रहे हैं ये सब आप लोगों का प्रपंच है। वो तो कह रहे हैं वो सबके दिल में थे, वो कहीं नहीं गए थे, रांची में मिल गए। नहीं, वो दिल में रहते हुए दिल में रहे या बिल में रहे, वो अब हमें नहीं पता कि किसके दिल में थे या कौन सी बिल में थे वो, परंतु फोन पे तो रह सकते थे ना। अपने मुख्य सचिव तो संपर्क में रखते अपनी जो सिक्योरिटी थी उसको तो अपने साथ रखते। जो एक मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी थी उसको भी उन्होंने छोड़ दिया, एक अकेला PSO उनके साथ था। तो वो तो दिख रहा है कि भाग रहे हैं वो, और पूरा देश इस बात को देख रहा है कि मुख्यमंत्री जी भाग रहे थे। और अब भी वो जो दिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं वहां पर रांची के अंदर, उनको कल पेश होना है, वो उत्तर देना प्रश्नों के उत्तर से क्यों भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पहले, अरे अब तो उसके बाद आपके कई जो दोस्त हैं जो आपके भागीदार थे भ्रष्टाचार में, वो अप्रूवर हो गए, वो कुछ जानकारी उन्होंने नए तथ्य दिए, उसके आधार पर आपसे पूछताछ होगी। अगर आप ठीक ढंग से जवाब देंगे तो ठीक होगा, नहीं तो अगर आप नहीं देंगे तो फिर ईडी को राइट होगा आपको अरेस्ट करने का। परंतु आप प्रश्नों से भाग नहीं सकते, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रश्न ही सबसे बड़ी बात चलाने का सबसे बड़ा तरीका है। ठीक है, लोकतंत्र है, इसमें प्रश्नों से भाग नहीं सकते, बिल्कुल। आप राजेंद्र सिन्हा जी, सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह से रात के अंधेरे में 3 बजे हेलमेट पहन के किसी के साथ स्कूटर पे पीछे भागना क्यों पड़ता है? आप म्यूट पर है राजेंद्र जी, आप म्यूट पर, आप अनम्यूट कर लीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनी है, तभी से लगातार साजिश रचा जा रहा है उनके पक्ष में। हमेशा सरकार गिरा देंगे, आज सरकार गिरा देंगे, कल सरकार गिरा देंगे, हमेशा ये लगातार हम लोग झामुमो के पीछे पड़ी रहे। आज का दिन, आज जो सरकार जब अच्छी काम कर रहा है, अच्छा फैसला ले रहे, गरीब दलित आदिवासी और सरकारी महकमा के लिए जब अच्छा फैसला ले रहे हैं, तो आज सरकार को बदनाम करने के लिए हमेशा साजिश रची जा रही है और उनके पीछे ईडी लगा दी जा रही है। अब ईडी बताइए, एक कर्मचारी
जिसका रिपोर्ट, एक कर्मचारी का रिपोर्ट के माध्यम से एक माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसका कहीं एक स्वच्छ साफ सुथरा छवि वाले माननीय मुख्यमंत्री है, अब उनके ऊपर आरोप लगती है भ्रष्टाचार का। बताइए, लगातार काम करने वाले, लगातार गरीब दलित आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं। राजेंद्र सिन्हा जी, जो आरोप है मैं वो सच्चे है नहीं सच्चे है मैं उस डिबेट में अभी जा नहीं रहा हूं। उन्होंने बोला आपको मैं मौका दूंगा रिबटल करने का, जो अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि एक व्यक्ति जो है अपने ही परिवार के लोगों का जमीन, वो सब बातें हो जाएंगी। मेरा पहला सवाल तो यह है कि अगर वो निर्दोष, हमने तो फिर कह रहा हूं मैं, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, जांच सांच को आंच नहीं। अगर सच्चा व्यक्ति है तो उसको डरना किस बात का? क्या उखाड़ लेगा कौन? वो भी मुख्यमंत्री, इतने बड़े नेता। आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? 40 घंटे वो लापता रहते हैं, पता चलता है कि स्कूटर के पीछे किसी के भाग के निकल जाते हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? कुछ तो दाल में काला होगा जब ये जो आरोप लग रही है उन पर एकदम सरासर गलत है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लगातार पब्लिक के बीच में है वो। पर 40 घंटे कहां थे सर? 40 घंटे में कौन सी पब्लिक के बीच से, जरा वो तो खुलासा करिए ना, देश जानना चाहता है। अब सभी का अपना अपना प्राइवेट काम होता है। अच्छा। अपने अपने प्राइवेट काम से हर लोग बाहर निकलते हैं। अब इसका मतलब थोड़ी ना कि हम छुपे हुए हैं, हम अपने प्राइवेट काम से कहीं भी निकल सकते हैं। वो अपने काम के लिए गए हुए थे बाहर में, अब उसको कहिएगा छुपे हुए हैं? वो तो रांची में भी है, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा सर आप प्राइवेट काम कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। एक बार ऐसे ही नारायण दत्त तिवारी दिल्ली से निकले थे प्राइवेट काम से, कहीं बीच में गायब हो गए थे। वो भी प्राइवेट काम हुआ था, हमने पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनी थी। ईश्वर करे ऐसा कोई प्राइवेट काम ना हो जो आप प्राइवेट काम की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन कोई प्राइवेट काम कौन सा सर होता है? मुख्यमंत्री ऐसे 40 घंटे किसी प्राइवेट काम में अगर गायब रहते हैं तो सोचिए किसी राज्य का हाल क्या होगा। 40 घंटे अगर मुख्य सचिव कहे उनको जानकारी नहीं है, एक पीएसओ के साथ किसी प्राइवेट काम के साथ निकल गए, तो सर ये तो गजब तर्क है ना। कल हम लोग भी रांची में थे, कल तो लगातार हम लोग को वहां मिले थे मुख्यमंत्री से, लीडर के साथ संपर्क में थे, लगातार बड़े लीडर के साथ संपर्क में थे। किसके साथ संपर्क में थे? कल का एक 40 घंटे का उनका एक सार्वजनिक कार्यक्रम बताइए मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तो पूरे आप भी देख रहे हैं, पूरे लोग देख रहा है झारखंड का। कहां देख रहे हैं सर? आप दिखाइए तो सही, हम देखेंगे ना। हम तो कह रहे हैं आप दिखाइए 40 घंटे का उनका कोई एक कार्यक्रम दिखाइए। 40 घंटे का कार्यक्रम तो जैसे प्राइवेट काम होता है, हर लोग अपने प्राइवेसी के लिए वो गए हुए थे, कुछ काम है अपना। कहाँ गए थे ये तो बता दीजिए, उस सबको कहाँ गए थे वो? बिना सिक्योरिटी के कहाँ थे वो? कॉन्टेक्ट में थे, अपने नेताओं के साथ कॉन्टेक्ट में थे वो। अपने नेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, वो कॉन्ट्रैक्ट में थे, लेकिन अपने प्राइवेट काम से गए हुए थे। प्राइवेट काम से मुख्यमंत्री 40 घंटे लापता था। नीलू रंजन जी, प्राइवेट काम था उनका, 40 घंटे से अपने प्राइवेट काम होता है भाई, किसी भी व्यक्ति का कुछ निजी काम भी होता है, निजी जिंदगी भी होती है, सब कुछ कोई झारखंड के नाम थोड़ी लिख दिया। देखिए, कोई सिर्फ एक वाकया होता है कि आज गई, मतलब कल ईडी उनके घर पहुंची और वो गायब हो गए तो कोई बात होती। 10 सम्मन जा चुके हैं, तमाम सम्मन के बावजूद भी आप पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। जिस दिन पूछताछ के लिए बुलाया कि हमारे घर पे आके पूछताछ कीजिए, उस दिन अपने तमाम विधायकों को बुला लिया वहाँ पे। यानी कि एक जांच को आप किस ढंग से डिरेल करना चाह रहे हैं, ये बड़ा अजीब सी बात है। ये अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आपके खिलाफ कहीं कोई सबूत नहीं है, आपको पता है कि मेरा नाम झूठ मूठ ले जा रहा है, तो जाके बयान देने में क्या दिक्कत है? और ऐसा नहीं है, पहले लोग दे चुके हैं। हमारे आज प्रधानमंत्री जी जो हैं, इनके खिलाफ जांच जब SIT की हुई थी तो 12-12 घंटे बिल्कुल एक बार भी नहीं कहा कि मैं आज नहीं आऊंगा। हर दिन रहे और पूरे तमाम सवालों का जवाब दे के आए और पाक साफ निकले। तो ये जो कहा जा रहा है, ये मतलब ये बहस जो हो रही है और ये तर्क दिए जा रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं है। दूसरी नैरेटिव तो ये बनाया जा रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि आदिवासी मुख्यमंत्री का नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन जो घोटाले हुए हैं वो आदिवासियों के हित मारने वाले घोटाले हैं। अगर मतलब हजारों एकड़ जमीन से आपने जंगल हटा दिया, इलीगल माइनिंग की 150 FIR खुद झारखंड पुलिस ने रजिस्टर की है। ईडी को छोड़िए, ईडी तो बाद में आई। तो उस मामले में जंगल में जो पट्टे का अधिकार है, जो आदिवासी जनता वहां से अपने आजीविका चुनती है, वो तो खत्म कर दिया आपने। जो वहां मनरेगा का घोटाला है वो किसके लिए है? गरीबों के लिए, आदिवासी जनता के लिए है, उनको रोजगार गारंटी के लिए है। उसमें घोटाला हुआ और जिस पूजा सिंघल जो अरेस्ट हुई है उस घोटाले के आरोप में, उसको अपने माइनिंग सेक्रेटरी बनाया, उसको बचाते रहे। उस घोटाले की FIR भी झारखंड पुलिस में ये शिकायत है।
और ये जमीन घोटाले में जिसकी पूछताछ के लिए ईडी जा रही है, इसकी एफआईआर कहाँ है? 2 एफआईआर रांची पुलिस ने रजिस्टर की हुई है। उस जांच का क्या हुआ? कोई बता सकता है कि उसमें कोई जांच हुई, किसी को गिरफ्तारी हुई, कहीं कुछ हुआ? और कंप्लेंट कौन है? कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं है, नगरपालिका वहां कंप्लेंट है, उसने कंप्लेंट किया है कि भाई ये जमीन को गलत ढंग से हड़प लिया गया है। तो सवाल यही है कि जो गलती हुई है तो उस गलती में चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, कानून के सामने सब बराबर है। चाहे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून अपना काम करेगा, ईडी अपना काम कर रही है। उसकी कुछ सीमाएं हैं जिन सीमाओं के तहत उसको काम करना पड़ता है। और खास तौर पे झारखंड में जिस ढंग से हॉस्टाइल वहां की सरकार है ईडी के खिलाफ, तो केंद्रीय बल भी कितना ले जाएंगे? और वहां पुलिस जो है चारों तरफ से घेरा बनाए होती है, तो वो इस स्थिति में वहां ढंग से पूछताछ नहीं हो सकती है। उनको बुलाया जाता है, आज इसलिए वहां गई भी थी कल सुबह ईडी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर घोटाला हुआ है, आपकी पुलिस ने खुद एफआईआर की है, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू हो रही है, तो आपको अपने पुलिस में भी जाकर जवाब देना चाहिए कि जो मेरा नाम आ रहा है, गलत आ रहा है, वो चार्जशीट करें कि भाई ये बिल्कुल पाक साफ है, और ईडी भी करे, ईडी के सामने आप जवाब दें, सबूत पेश करें। ये जो कहा जा रहा है राजेंद्र सिंह जी सबूत क्यों नहीं पेश कर रहे? पर दूसरी बात ये भी है ना, नगर निगम ने कंप्लेंट कराई, पुलिस ने लिखी हुई है, वो बताइए उस पर क्या कार्रवाई पुलिस ने अब तक झारखंड में की है? ईडी की कार्रवाई को छोड़ भी दे, लेकिन शुरुआत तो यहीं से हुई ना, तो उसमें क्या एक्शन हुआ है? नगर निगम की एफआईआर पर झारखंड पुलिस ने इस मामले में क्या एक्शन लिया, वो भी बता दीजिए हमें। सुन पा रहे राजेंद्र जी आप? नहीं, चलिए मैं राजेंद्र जी के पास अभी आने की कोशिश करूंगा। लेकिन अमिताभ भूषण जी, आप बताइए, मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई 40 घंटे लापता नहीं होता। निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का डर था और डर की वजह से वो 40 घंटे लापता रहे। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मुख्यमंत्री ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप हो, जो आरोपी हो, जांच एजेंसी जब जाती है तो सवालों का सामना करना चाहिए। आज की 2 तस्वीर है अशोक जी, एक तस्वीर पटना की भी है। कल लालू यादव खुद गए थे, आज उनके बेटे तेजस्वी यादव गए और उन्होंने ईडी के सामने पेश होकर जो भी सवाल जवाब था उसका वो हिस्सा बने, उन्होंने अपनी बात रखी, या जो भी उनसे पूछा गया उन्होंने जांच में सहयोग किया। तो हेमंत सोरेन को भी उसी तरीके का आचरण करना चाहिए था किसी भी व्यक्ति को जो आरोपी है। लेकिन अशोक जी, मेरा सवाल इससे थोड़ा इतर है, मेरी चिंता बल्कि इससे थोड़ी इतर है कि इस वक्त में ये बात सही है कि 10 समन चले गए थे, लेकिन एक मामला ये भी बनता है कि ईडी की मेहरबानी या ईडी की इतनी अति सक्रियता बिहार और झारखंड में जितनी है, उतनी सक्रियता महाराष्ट्र में जो नवागंतुक हैं बीजेपी की तरफ जो लोग आए हैं, उनके यहाँ इतनी सक्रियता क्यों नहीं है? बंगाल के जितने चिटफंडिये थे उनके यहाँ अचानक ये सक्रियता क्यों समाप्त हो गई है? या तमाम असम के भीतर ये सक्रियता क्यों नहीं है? तो ये सवाल लोगों के जेहन में आएगा और ये किसी सरकार के लिए नहीं, जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह तो लग ही रहा है। आपको लगता है जांच एजेंसियों को सरकार ने अपना टूल बना दिया? देखिए, धारणा तो यही बनेगी ना, जांच एजेंसी अगर समभाव से हर राज्य में हर आरोपी के पीछे न लगे, कहीं लगे और कहीं न लगे, कहीं मामला ठंडा हो जाए, कहीं गर्म हो जाए, और ऐसे में ये पूरा वक्त चुनाव का वक्त है, संयोग या दुर्योग कहिए, आंकड़े भी बताते हैं कि किस प्रकार से ईडी के जो पिछले 5 साल के मुकदमों को देख लीजिए, उसमें ज्यादा बड़ी संख्या विपक्ष के नेताओं की है। तो क्या सत्ता पक्ष में सारे ईमानदार लोग सत्ता पक्ष में हैं, सारे बेईमान विपक्ष में हैं? और अगर ऐसा नहीं है, सत्ता पक्ष के लोगों पर भी ईडी में मुकदमे हैं, तो फिर उसमें निष्क्रियता क्यों और विपक्ष में सक्रियता क्यों? ये सवाल तो देश पूछेगा। नहीं, इस मामले में मैं क्लियर कर दूं कि जो कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी के मुकदमे ज्यादा हैं या सीबीआई के हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ईडी एक सेकेंडरी जांच एजेंसी है। जब तक कोई एफआईआर नहीं होगी तब तक वो जांच शुरू नहीं कर सकती है। और झारखंड चाहे लीजिए या बंगाल लीजिए, हर जगह एफआईआर हुई है और उसके बाद हुआ है। जो सीबीआई की बात है, वो सीबीआई की जांच जो है किसी भी स्टेट के मामले में, करप्शन का मामला हो, वो सीधे जांच नहीं कर सकती है, उसको परमिशन लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से, और डीओपीटी उसके जब नोटिफिकेशन जारी करती है तब सीबीआई जांच शुरू कर सकती है। जो 2 और तरीके हैं सीबीआई जांच के, उसमें एक हाई कोर्ट ऑर्डर करे या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे।
तो जितने मामले आपको पश्चिम बंगाल में दिख रहे हैं वो हाईकोर्ट के ऑर्डर पे हैं, हाईकोर्ट मॉनिटर्ड हैं और सीबीआई की एफआईआर हुई है, अपने मन से सीबीआई ने एफआईआर नहीं की है, उसके बाद ईडी वहां पहुंची है। जो महाराष्ट्र के मामले थे, जो अनिल देशमुख हो, जो तमाम लोगों के खिलाफ था, तो उसमें भी हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट के ऑर्डर पे गई है, क्योंकि इन्होंने जनरल कंसेंट वापस ले लिया सीबीआई का। यानी कि अगर वहां केंद्रीय कर्मचारी भी, केंद्र सरकार के कर्मचारी भी कोई करप्शन कर रहा है तो सीबीआई उसकी जांच नहीं कर सकती है। तो ये जो कहा जा रहा है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच करी एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां, तो वो जांच तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पे कर रही है। सरकार जो है, मोदी सरकार किसी के खिलाफ जांच का आदेश दे ही नहीं सकती, पावर ही नहीं है, और ने दिया है, ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन अशोक जी, एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूं कि मोदी जी के पास जब नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री हैं तो टाइमिंग भी देखिए कि किस वक्त में कब लालू यादव के खिलाफ बंद पड़ा हुआ मुकदमा भी सीबीआई दोबारा शुरू कर देती है। सीबीआई मई में जिस मुकदमे को बंद की थी वो मुकदमा दोबारा शुरू हुआ। मई में कौन सा? 2021 में देखिए सीबीआई का मुकदमा दोबारा शुरू हुआ या नहीं हुआ। तो कई बार जांच एजेंसी कब मुकदमा शुरू कर रही है और किसके कहने पर कर रही है, वो जो जिनके कहने पर जब भी होता है, कभी इधर कभी उधर, 26 जनवरी को लोकतंत्र बचाने वाले 27 जनवरी को फिर लोकतंत्र को दूसरी दिशा में लेके चले जाते हैं। तो ऐसे तमाम नगीने हैं, इसलिए इन चीजों को भी, इन तथ्यों को भी देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। एक मिनट आप रिस्पॉन्ड करो, उससे पहले मैं अभिषेक जी को इस डिबेट में ले आऊं, फिर मैं आरपी सिंह जी और नीलू रंजन आपसे जी अभिषेक जी सवाल यह है कि भाई एक तो यह है कि आपको लग रहा होगा कि भाई ये सरकार क्योंकि आपकी चली गई इसलिए परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये सारी कार्रवाई तो पहले से चल रही है। ऐसा नहीं है कि जो तेजस्वी यादव के खिलाफ, जो लालू यादव के खिलाफ मामले वो पुराने हैं, वो पुराने नहीं, एकदम नए खुले हैं, मामले तो पुराने हैं। और इस मामले में जो सबूत शुरुआती आए हैं उसमें कई सारी संपत्तियां भी अटैच करी हैं ईडी ने, तो इसमें ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिना आग के ये धुआं उठ रहा है। सर ऐसा है, क्षमा चाहूँगा, मैं देर से जुड़ा था, लेकिन ये टाइमिंग की बात है। अभी देखिए लोकसभा का चुनाव आ रहा है, समझ रहे हैं, और अभी अमिताभ भूषण जी हमारे मित्र हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि सारे छापे ये विपक्ष के नेताओं पे क्यों पड़े रहे। अभी 9 जनवरी को ये वो जो भी डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी जी, वो कह रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार की गंगोत्री है और मैं ये मुरेठा तभी खोलूंगा जब ये, उनका वीडियो बाकायदा। और आज कितना 30 जनवरी है, आज उनके साथ वो मंत्री पद की शपथ लेकर के बैठे हुए। अब इनकी दोहरी मानसिकता इस कदर बढ़ी हुई है, ये बौखलाए हुए हैं लोकसभा चुनाव से। हार का डर इनको इतना सता रहा है कि एन प्रकार से विपक्षी नेताओं को ये चाह रहे हैं कि किसी तरह झूठे आरोप में अंदर कर दें। ये मुसोलिनी, नेपोलियन से भी ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इनका बस नहीं चल रहा, घरों से खींच के लोगों को फांसी टांग दे झूठे आरोपों में। मैं इतना हद तक लालू जी को किसने झूठे आरोपों में फंसाया था? अरे सर सुनिए ना, सर बताइए तो सही। लालू जी को किसने भ्रष्टाचार के आरोप में चार्ज लगाए थे, और लालू जी के मामले में अदालत में क्या हो ये भी बता दीजिए। सर वही अदालत से 2013 में उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना भैया अब ये क्या करे, और 2014 में जब ये लालू यादव कन्विक्टेड है कि नहीं है बताइए ना देश को। सर एक ये बताइए ना, लालू यादव कन्विक्टेड है, लालू यादव कन्विक्टेड है कि नहीं है? और जिस मामले में, सर सुनिए ना, जिस मामले में लालू यादव कन्विक्टेड है वो मामला कौन सी सरकार ने शुरू किया था ये देश को बताइए ना। वो नेपोलियन की सरकार थी, हिटलर की सरकार थी, जिसने लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले का मामला खोला था, बताइए जरा। जब आप जनता पिछले पायदान पे बैठे हुए जनता की बात करते हो ना। अरे सर आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ बड़ा सीधा सा। अरे सर सुनो तो मैं, अरे मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। सुनूंगा तो सही, मैं सुन रहा हूँ आपको मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ। पता है आप मुझे बताइए ना, लालू यादव के खिलाफ हिटलर की कौन सी सरकार थी जिसने चारा घोटाले का केस फ्रेम किया था? 97 में चारा घोटाला खुला, ये 85 से चारा घोटाला की बात चली आ रही है, छोड़िए। अरे कैसे छोड़ दे, ये तो करप्शन की वंश वाली है, हम कैसे छोड़ दें? मुझे बताइए तो सही ना, मुझे ये क्यों नहीं। अरे ये सवाल का सुनिए ना, अभी एक मिनट रुकिए, अभी आपने कहा सुनिए ना, मुझे मेरे बताइए ना, अभी आपने कहा इस सरकार, नहीं मेरी बात सुनिए अभिषेक जी, अभी आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया ना, वो मुझे लगता है देश की जनता को
जनता को बरगलाने वाला, भड़काने वाला, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछा हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब बताइए। लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले का केस कौन से हिटलर की सरकार ने किया था, मुझे ये बताइए। और लालू यादव 4 मामलों में वो कन्विक्ट हुए नहीं हुए, ये मुझे हाना का जवाब दीजिए। हमारे नेता कभी बोलिए ना। उन्होंने अरे सर सवाल का जवाब दीजिए, भागिए मत सवाल से। नहीं है, सवाल से भागिए मत, सवाल से भागिए मत, सवाल का जवाब दीजिए। ये दिक्कत ये है, दिक्कत ये आप लोगों के पास सवालों का जवाब नहीं होता। आप लोग एक झूठा नैरेटिव बनाते हैं, आपके नेता कभी भाग जाते हैं, सवालों का जवाब देंगे तो अपने आप को शेर बताते हैं। अगर जनता का एक पैसा भी आपने चुराया है तो जांच एजेंसी आपसे आपका हिसाब लेंगी। ये इस देश की जनता का पैसा है, ये इस देश का। आप लोग देश में गाय भैंसों का चारा खा गए और आप लोग आज ईमानदार बनते हैं। आज आप लोग कहते हैं कि उनको घर से घसीटा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद आता हूं। शर्म आनी चाहिए। एक सवाल का जवाब अगर हिम्मत है तो इस ब्रेक के बाद दे दीजिएगा। ब्रेक के बाद लौटता हूं मैं। लोग कभी साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प, विकसित भारत। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दिया आने में, कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरी और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं। माँ ने कितनी ठोकरें खाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर के भी पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना, तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। अब देख रहे हैं दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड से बिहार करप्शन पर प्रहार। लेकिन जिस तरह से करप्शन की कार्रवाई हो रही है उसकी कुछ लोग टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन बना लिया इसलिए इस इंडी गठबंधन को तोड़ने के लिए इस तरह से जो है जांच एजेंसियों को छोड़ दिया गया उनके पीछे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठते हैं कि अगर आप में कुछ गड़बड़ी नहीं की, घोटाला नहीं किया, तो फिर आप सवालों से भागते क्यों? 40 घंटे तक एक मुख्यमंत्री गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, 10 बार भी समन देने के बाद वो जवाब नहीं देते। फिर दूसरी तरफ ये है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव हालांकि जाते हैं सवालों का जवाब देने, लेकिन उनके नेता कहते हैं तो शेर है। सवाल है कि करप्शन के चार्ज लगे आपके ऊपर, तो आप शेर कैसे हो सकते हैं? आप सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपने सही से सवालों का जवाब दिया, आपने कुछ गड़बड़ नहीं की है, तो फिर सांच को आंच नहीं, आप निकल आएंगे। ये सब बातें हैं हमारे सामने, आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये थी, ब्रेक पे जाने से पहले अभिषेक जी ने जो कहा, जिस पर मुझे आपत्ति उठानी पड़ी है, ठीक है, आप टाइमिंग पे सवाल उठाइए, आप सरकार की मंशा पे सवाल उठाइए, लेकिन आप ये क्या इनका बस नहीं चल रहा, लोगों को घरों से घसीट के निकालते इस तरह से? देश में ऐसी तानाशाही नहीं है। आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास हाई कोर्ट है। अगर आप निर्दोष हैं, आपको लगता है कि जबरन आपको किसी मामले में घसीटा जा रहा है, तो जाइए ना, अदालत का
दरवाजा खटखटाइए, जनता की अदालत का दरवाजा खटखटाने का मौका भी आपको मिलेगा, 24 में मिलेगा ना, आप उसका दरवाजा खटखटाइए, लेकिन इस देश में अराजकता का माहौल पैदा मत कीजिए। ये तमाम चीजें जिन पर बात कर रहा हूं मैं, मेरे साथ फिलहाल 4 मेहमान जुड़े, उम्मीद करूंगा भी अभिषेक यादव भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आरपी सिंह जी, बार बार टाइमिंग पर सवाल उठते हैं, बार बार ये सवाल उठते हैं कि आप लोग कुछ बंद मामलों को अचानक खोल देते हैं, कई को एक्सेलरेट कर देते हैं, कई को स्लो कर देते हैं जहां आपके नेता आते हैं, तो इस तरह से आप इन पूरी जांच एजेंसियों का मिसयूज करते हैं। आरोप इस बात पर, और अभिषेक जी ने जो कहा, हालांकि मुझे भी उस पर आपत्ति है, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई आप लोगों का बस नहीं चला, लोगों तो नहीं तो लोगों को घर से घसीट के आप गिरफ्तार कर ले जाते। जी, उनको शायद इमरजेंसी की याद आ रही होगी, जिस प्रकार से इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो नेताओं को घर से निकाल कर अरेस्ट किया था। देश में लाखों लोगों को, लाखों पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। शायद उनको उनकी वैसी याद आ रही होगी, परंतु जो सच है कि जो जितने मामले हैं ये कोई हमारे कारण से नहीं, कोई भी मामला कोर्ट के आदेश के अनुसार से चलता है। कोर्ट का ऑर्डर आता है, कोर्ट का अभी भी जो लालू यादव जी और तेजस्वी यादव की जो इंक्वायरी हो रही है कोर्ट के ऑर्डर से हो रही है, और वो अगर उनको कुछ करना है तो कोर्ट जाकर उसको क्वेश्चन करा सकते हैं। अभी आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल में हैं। अब वो कोर्ट जा चुके हैं, कोर्ट के लिए अंदर बेल के लिए अप्लाई कर चुके हैं, कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, और कोर्ट ने जो ईडी ने साक्ष्य दिए, एविडेंस दिए, उसको माना भी। इसी प्रकार हेमंत सोरेन के मामले में ईडी ने 10 बार नोटिस इशू किए, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर ईडी को अधिकार है रेड करने का। अब वो कहते हैं लोगों के हम जेल में है, अब वो पता नहीं कौन से जेल में है या बिल में है, ये तो अब ये तय किया इस बार कौन से जेल या बिल में है। परंतु जो मूल जो बात है कि ये जितने लोग हैं ये सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त तो हैं, ये तो स्पष्ट हो रहा है आस्ता आस्ता, परंतु क्योंकि इनके पास ये ब्लू कॉलर क्राइम्स हैं सबके सब, ये मतलब इस प्रकार के क्राइम है जिसमें ईडी को या किसी जांच एजेंसी को समय लगता है सारे तथ्यों को इकट्ठा करने में। ये जो पूरा पजल है, जिगजैग है, इसको एक साथ लाने में इसलिए समय लगता है। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के ऊपर 2012 का केस है, जब हमारी सरकार नहीं थी, उन्हीं की सरकार थी, उसी समय का केस है। और अगर तब के केस है तो अब वो केस परस्यू होते होते समय लग रहा है। अगर हरियाणा के अंदर जो केस है वो अगर पिछले कई सालों से चल रहे हैं, अगर अब वो कंक्लूड होते होते समय लगेगा, क्योंकि हमारे जो लीगल प्रोसेस है, जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, उसमें जिस प्रकार के ब्रेक लगाए जाते हैं, जिस प्रकार से वहां पर रोड़े अटकाए जाते हैं, वो सबको जानकारी में है। परंतु फिर भी ईडी किसी की तरफ बायस नहीं है। मैं आज आपके चैनल पे बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, जो भी भ्रष्ट है उसमें वो किसी पार्टी में हो, किसी दल में हो, सबके खिलाफ जितने मुकदमे सब परस्यू होंगे। ये बार बार कई नेताओं के नाम लेते हैं, मैं चाहता हूं अगर इनके पास तथ्य किसी नेता के ऊपर हैं, किसी नेता के खिलाफ कोई तथ्य हैं, तो कृपा कर कोर्ट जाइए, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए, और उसके बाद वो केस परस्यू हो जाएगा, क्योंकि बिना कोर्ट का ऑर्डर तो होगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि 1 लाख करोड़ रुपए की 1 लाख करोड़ रुपया पकड़ा गया, जो संपत्ति पकड़ी गई है पिछले कुछ सालों में ईडी द्वारा, जो भ्रष्टाचारी नेता है। तभी 300 करोड़ रुपया झारखंड के अंदर ही पकड़ा जाता है, जो एक बड़े कांग्रेस के नेता है उनके घर से पकड़ा जाता है। 50 करोड़ रुपया एक टीएमसी के मंत्री के घर से पकड़ा जाता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं। अब ये जो पैसे हैं, मेरे ख्याल से जो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा था वो शायद पुराना आंकड़ा था, मुझे लगता है पुराना हो गया, अब तो ज्यादा, बिल्कुल अब तो रिकवरी जो है वो ज्यादा की होगी। फिलहाल मेरे पास जो जानकारी है वो ज्यादा की होगी। लेकिन बात वही है कि अमिताभ जी, सवाल है कि ईडी और जांच एजेंसियां ऐसा नहीं है कि हवा में कार्रवाई कर रही हैं। आप सोचिए ना, झारखंड में, इसी झारखंड में कांग्रेस के नेता के अलमारियों में 351 करोड़ रुपए, आपके क्या इमेजिन कीजिए। और ये ठीक है कि जेएमएम के जो हेमंत सोरेन है उनके यहाँ से ज्यादा बड़ी रकम नहीं निकली है, 36 करोड़। अब उनकी नेता कह रही है 36 लाख, हाँ 36 लाख रुपए। अब वो कह रहे हैं कि ज्यादा थोड़ी है, तो चुनाव में होता है, इतना पैसा होता है। लेकिन 36 लाख रुपए आज की तारीख में कोई आदमी कैश ले लेकर 1.5 करोड़ की गाड़ियां ले लेकर 36 लाख रुपए उसमें रखकर, इस तरह से कोई आदिवासी नेता थोड़ी घूमता है इस तरह से। निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं। और देखिए, एक बात आपने जोड़ा था कि जो लोग जांच में सहयोग करते हैं उनके कार्यकर्ता या नेता बताते हैं कि वो शेर हैं। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो जांच में सहयोग कर रहे हैं, न तो वो शेर हैं, जो भाग रहे हैं वो गीदड़ नहीं है। ये सीधा सा मामला है कि कानून में, न्याय व्यवस्था में इस देश की अगर किसी को आस्था है
तो वो आरोपी अगर बना है तो वो कानून का पालन करेगा और साक्ष्य जो भी उसके हैं या जो भी उसके जवाब है उसका पक्ष है वो एजेंसी के सामने रखेगा। अगर वो भाग रहा है तो इसका मतलब न्याय व्यवस्था में, देश के कानून व्यवस्था में उसकी आस्था नहीं है। लेकिन मैं फिर से वहीं अशोक जी आ रहा हूं कि एक एजेंसी एक ही तरीके के मुकदमे में कई बार कहीं अति सक्रियता बरतती है और कई बार कहीं शांत हो जाती है। कई मामलों में चार्जशीट जो है वो फाइल होने के बाद भी एडिशनल चार्जशीट फाइल होती है, कुछ मामलों में चार्जशीट ठहरी रहती है। कई मामलों में क्लोजर के बाद भी 2021 का मैं जिक्र कर रहा था आपसे, मई के महीने में सीबीआई का एक मामला था लालू यादव का जो रेलवे के प्रोजेक्ट आवंटन का था, उसमें क्लोजर की बात थी, तो दोबारा फिर से वो शुरू हुआ। तो एजेंसी जब इस तरीके से काम करती है और वो एक पक्षीय जब दिखता है, एजेंसी के पास साक्ष्य हैं, एजेंसी के पास तथ्य हैं, मुकदमे हवा में नहीं है, उसकी कार्रवाई भी वाजिब है। लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई एक ही जगह वाजिब है क्या? एक ही जगह लूट पर अंकुश लगाना है या उसकी जांच करनी है, या सब जगह पर करना है? और करना है तो आपकी गति क्यों बदल जाती है, मति क्यों बदल जाती है? और मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि एजेंसीज में काम करने वाले लोग या जो देश की एजेंसियां हैं वो ईमानदार है, निष्पक्ष होकर काम करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% उनके फैसले, उनके निर्णय, उनके जांच के तौर तरीके वो जायज है। अगर होता तो बहुत सारे लोग रीइनिशिएट भी हुए हैं, कोर्ट के जरिए हुए हैं, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। एजेंसीज की जांच के बाद भी लोग रीइनिशिएट हुए हैं, उनके फेवर में डिसीजन आया है। गति और मति जो है वो बदलती रहती है। गति और मति जो है वो सिर्फ एजेंसी के ऊपर नहीं बदलती है, उसमें बहुत सारे काम जो होते हैं वो अदालतों के भी होते हैं। पर बंद केस खोल गया, बंद केस नहीं। जैसे आप मान लीजिए तेजस्वी जो हैं या लालू यादव जी हैं, इनके खिलाफ केस जो है IRCTC घोटाले का भी था। 2019 में सीबीआई ने चार्जशीट कर दी थी, ईडी ने भी कर दी थी, लेकिन टेक्निकल हाईकोर्ट में फंसा के 4 साल केस रोका रखा गया उसको। 2023 में जब हाईकोर्ट में हुआ कि नहीं इसको बिल्कुल ट्रायल शुरू होगा, उनका डिसमिस हुआ, तब जाके पिछले साल उनका ट्रायल शुरू हुआ। तो ये जो रोकने की बात होती है एजेंसियों का सिर्फ नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि जो करप्शन है, एक तो आरोप है कि भाई उस केस में वो भी इन्वॉल्व थे या किसी ने किसी का नाम लिया था, लेकिन यहां जो दिख रहा है वो नंगी आंखों से कोई भी देख सकता है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उतना बड़ा बंगला 150-200 करोड़ का है और 4 लाख में कंपनी खरीदी आपने और वो 150-200 करोड़ का बंगला आपका हो गया। तो ये तो कोई भी देख सकता है ना कि ये कैसे हुआ। वो सामान्य तो नहीं है ना। और अगर सामान्य नहीं है तो जहां जिस मुंबई वाले ने पैसे दिए वो क्यों दिए, उसके तार जो हैं वो कैसे जुड़ रहे हैं ये लैंड फॉर जॉब वाले स्कैम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करते हैं वहां, तो आदिवासियों से के जो हक की जो चीजें हैं, योजनाएं हैं, उसी में घोटाले वहां हो रहे हैं, उन्हीं को मार रहे हैं। लालू यादव अपने आप को यादवों का नेता मानते हैं, बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन जितने लोगों की जमीन लिखवाई नाम देने के नाम पे, उसमें अधिकांश यादव परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये है कि और उन्हीं लोगों की जमीनें क्यों लिखी जिनके बच्चों की नौकरी लगी। ये तो कोई भी सामान्य सा आदमी समझ सकता है घोटाला हुआ है। जो टाइमिंग जो है और ईडी की सक्रियता जो है उस पर आप कोई भी सवाल उठा सकता है, उठना चाहिए, ईडी को उसका जवाब देना चाहिए, वो क्लियर करे। लेकिन जिन घोटालों की ईडी जांच कर रही है उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि घोटाला हुआ है। ठीक है, राजेंद्र सिन्हा जी, अभिषेक यादव, आऊंगा आपके पास इस छोटे से ब्रेक के बाद। जो लिंक्स दिख रहे हैं, खुलेआम दिख रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? वो तो चीज़ें, और वो सही याद दिलाया नीलू रंजन ने, फ्रेंड्स कॉलोनी का करोड़ों का बंगला अगर आपको कुछ लाख में मिल जाता है तो मुझे लगता है कि वो ट्रिक्स जो है आपको सबको बतानी चाहिए, हम सबको बतानी चाहिए कि इनका भी बंगला वहाँ हो, एक इनका भी बंगला हो, एक मेरा भी बंगला वहाँ हो। अगर इतने कम पैसों में मिल जाता है वहाँ पे तो हम सबका एक बंगला वहाँ होगा, हम सब आपकी जय जयकार करेंगे सर, हम सब आपको शेर बताएंगे। लेकिन वो ट्रिक्स हमें पहले बता दीजिए। मैं आऊँगा इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। पेमेंट फेल।
लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो झारखंड से बिहार करप्शन पर प्रहार, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हेमंत सोरेन, लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव तीनों जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। खबर तो झारखंड से ये भी आ रही है कि वहां पर बाकायदा बैठक बुलाई गई है और इस बात की तैयारी है कि अगर अगले कुछ दिनों में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी लगभग हो गई है। खबर ये भी आ रही है, कितना सही है इसका अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये भी गजब है कि जब इस तरह से भ्रष्टाचार की वंशवादी जो बेला है वो जब कटती है तो उसमें अगला जो जोड़ लगता है वो परिवार से ही लगता है। वो किसी और आदिवासी का, किसी और गरीब गुरबे का नाम नहीं आता, परिवार का ही कोई नाम आता है, चाहे वो लालू यादव का परिवार हो या हेमंत सोरेन उनका परिवार हो। बहरहाल अब अभिषेक यादव, सवाल ये जो नीलू रंजन ने उठाए थे, जो चीजें दिख रही हैं, सामने से दिख रही हैं, उनका क्या कहेंगे सर? सवाल यह है कि जब करोड़ों के बंगले लाखों में उसका ट्रांसफर हो जाता है, जब एक गरीब आदमी की जमीन जिसकी नाम का पट्टा बदलता है उसी को नौकरी मिलती है, तो इन प्रमाणों पर क्या जवाब देंगे? अशोक जी देखिए, आजकल क्या है, मीडिया ट्रायल का जमाना चल गया। बच्चे में तो आप पे और बुरा नहीं मानेंगे, आपके लिए नहीं, आप मेरे पे भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं अशोक जी सुनिए, आजकल देश में कानून है ना सर, कानून का राज है। आप ही लोग बोलते हैं कोर्ट है, कानून है, सब लेट देम हैंडल। कानून है, अगर किसी ने मकान लिया है, दुकान लिया है या किसी पे बदले लिया है तो कोर्ट है। हमारे नेता कभी कोर्ट केस से भागे नहीं है, कोर्ट का हमेशा सामना सम्मान किया है, कानून का सम्मान किया है। तो उससे निकल करके कई बार आए। देखिए, इस देश में हमेशा दो तरह की धाराएं चल रही हैं, एक गरीब और एक अमीर। अगर आप गरीब की बात करोगे, गरीब को उठाने की बात करोगे तो लोग आपको कुएं में धक्का देंगे, समझ रहे हैं? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री गरीब की बात करते तो हैं, लेकिन गरीब के बारे में और गरीब को सोचे, जो गरीब के उत्थान के बारे में सोचते हैं उसको बिल्कुल चाहते हैं कि किस तरह से मैच कर दे। क्या अजीत दादा पवार, जिसको हजार करोड़ फडणवीस साहब एकदम चिल्ला के बोले थे, जैसे आए इनके सर्फ एक्शन में ऐसा धुल गया कि आज डिप्टी सीएम बने खड़े हुए। मैं बताया आपको, 9 जनवरी की बात है, ज़्यादा दिन की बात है। लाल मुरेठा बांधे हुए थे, आज वो कह रहे हैं कि ये मुरेठा मैं अब भगवान श्री राम के चरणों में ही रखूँगा। अच्छी बात है भैया, जब तुम्हारे साथ नहीं थे तो वो बहुत भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री था, जब आज नहीं है तो वो बहुत तुम्हारे लिए देवता है, समाजवादी हैं, विकास पुरुष हैं, क्या क्या है। ये बहुत मानसिकता इस देश में चली आ रही है, चलने दीजिए, समय का पहिया घूमता है। आप ही देखते हैं, आपको मैं 25 साल से देखता आ रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा डिबेट करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग। मैं डीडी न्यूज़ को बचपन से देखता आ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कम से कम इस चीज़ को समझिए कि देश में किस तरह की धाराएं चली जा रही हैं। नहीं सर, देखिए हम तो सुनिए, हम एक चीज़ समझते हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी डिबेट में उसी चीज़ को समझता हूँ। मैं ये कहता हूँ, सांच को आँच नहीं। मैं आपको बता दूँ कि
अब मैं कोई पर्सनली कहानी किसी की नहीं कहता, लेकिन किसके ऊपर कब प्रहार नहीं होता, किसके ऊपर कब आपत्ति नहीं आती है, किसके ऊपर कब आरोप नहीं लगते हैं। आज आप यहाँ मेरे शो में बैठे हैं, लेकिन इसी शो में मेरे कांग्रेस ने मुझ पर क्या क्या आरोप लगाए, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं सच्ची जगह पर हूं। आप किसी को भी, जो आदमी सच है, जो आदमी सच्चाई के धरातल पर खड़ा है, उसे किसी से नहीं घबराना चाहिए, मेरा ये मानना है। और सवालों से क्यों डरना? अगर आप सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं अभिषेक जी, मैं अभिषेक जी क्या कह रहा हूं, सवालों से और आरोपों से डरना नहीं चाहिए। अगर आप मीडिया पे आरोप लगा के मुझ पे भी आरोप लगाएंगे तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। अरे मैं अगर पब्लिक डोमेन में हूं तो मुझ पे भी आरोप लगेंगे, मुझ पे भी सवाल आएंगे। सवालों से घबराना क्यों, डरना क्यों? सवाल ये नहीं सर सुनिए, अब ईडी की बात जो आई, अब ये परंपरा इन्होंने शुरुआत करी है, जो अब हो सकता है कि कोई अमृत पी के तो आए नहीं, 10 साल 5 साल 7 साल जो भी है सरकार आती जाती रहती है ईडी सीबीआई की। अब ये परंपरा इन पे भी लागू हो सकती है। ओके, हाँ, कहीं कहीं कुछ छोटा सा भी कुछ लगेगा, ईडी इनके घर में रात के 12 बजे पहुंच जाएंगे। बच्चे अब देखिए, अब जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उनका छोटा बच्चा बेबी था, हमारे आदर उप मुख्यमंत्री साहब का, अब मैडम थी, माता जी थी, कैसे डायरेक्ट घर में घुस करके जबरदस्ती दबिश कर रहे हो, सोना निकाल रहे हो, पैसा कैश निकाल रहे हो, ये तानाशाही नहीं है क्या? ओके ठीक है, मैं इस पे पर्ची तो नहीं है, जवाब ले लेता हूँ। नहीं, कोई पर्ची तो नहीं है कि ये मकान इसी का है, कोई किसी के ससुराल पक्ष का भी होता है, कहीं भी कोई जाके आके रहता है, दिल्ली में कोई कहीं है तो सबका नाम लगा दो, सब गुड़गांव का माल भी तेजस्वी का, ये भी तेजस्वी का है। अरे सर, ऐसा होता तो सर आप मानी थोड़े, बेचारा आप समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, ठीक है, 2 बार उनके माता पिता जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अब सब कह दो ये भी उसका है, यहाँ का मॉल भी उसका है, वहाँ का भी है। पता नहीं सर, हमारा तो कोई नहीं कहता कि ये भी इनका, ये भी इनका, हम भी तो बड़े, हमारा कोई नहीं बताता कि हमारे यहाँ फ्लैट है, यहाँ फ्लैट है। भगवान बोलने का मुंह दिया है सर, कुछ भी बोलते जाइए। ठीक है। आरपी सिंह जी भाई वो कह रहे हैं कि कल को आप लोग कोई अमृत चख के थोड़ी आए हैं, कल को आप लोग भी विपक्ष में बैठेंगे, फिर जब यही सब आपके साथ होगा तब आप लोग रोगे। ये कोई तरीका थोड़ी है। अशोक जी, कोई ऐसी तो बात नहीं, कोशिश तो इन्होंने खूब की थी, सुप्रीम कोर्ट तक ने क्लीन चिट दी है, हमारे नेताओं के ऊपर आरोप भी लगाए, सब कुछ भी किया। हमारे नेता जाकर सीबीआई के सामने 18 घंटे बैठकर अपनी बात भी रख कर आए, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं हल्ला किया कि नहीं हम पे दिक्कत, हम पे वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। परंतु जो मूल बात है उससे ये भाग रहे हैं। क्या लालू जी को कन्विक्शन हुई नहीं हुई? लालू जी के खिलाफ जो मुकदमे शुरू हुए थे वो किसके राज में हुए थे? जिन्होंने शुरू में क्या किया, नेपोलियन हिटलर की बात करी, किसके राज में, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये नहीं बताएंगे कांग्रेस के राज में सारा कुछ शुरू हुआ। तो पर जो मूल बात है वो ये है कि भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। आपने पूछा 4 लाख में 150 करोड़ रुपए की मकान कैसे हथियाया जा सकता है? 50 लाख में 5000 करोड़ रुपए की कंपनी हथिया दी, जिसमें बेल पर बाहर है। अगर ऐसा ना होता तो शायद कोर्ट बेल दे, उनको केस, उनका मुकदमा क्वैश कर देता, खत्म कर देता। वो कोशिश करी थी, गए थे कोर्ट में उसके लिए भी, पर कोर्ट ने कहा मुकदमा चलेगा। तो क्या है कि आज वो न्याय की बात कर रहे हैं, क्यों? मतलब इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जो लोग भ्रष्टाचार के अंदर कन्विक्ट हैं वो आज भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रहे हैं कि नहीं हम तो साफ हैं, और वो फिर धमका भी रहे हैं, मतलब कि ये, और ओपनली आपके चल में धमका भी रहे हैं। भैया जो आपके बस का सुनिए सर, अरे सर कह रहा हूं पार्टी जो आपने शुरू करी है ना सर, अरे सर सुनिए सर, अरे कोई बात नहीं सर, अगर हमने भ्रष्टाचार किया होगा तो आप जरूर हमारे खिलाफ मुकदमा करिएगा, चलाइएगा, जरूर करिएगा। हमें किसी प्रकार का डर नहीं। अशोक जी ने बताया ना जी, हमारे खिलाफ भैया 43 साल हो गए राजनीति में। जरा एक चीज पूछकर बता दीजिएगा, कभी किसी आस पड़ोस से भी पूछकर बता दीजिएगा। तो और दूसरी बात, जो चीजें दिख रही हैं, मतलब इसमें सामने दिख रहा है कि आपने मुख्यमंत्री होते हुए अपने आप को खुद को खजाने दे दी, खुद को खनन के खजाने दे दी। ये कभी हुआ क्या जी? ये कौन से कानून के अंतर्गत हो सकता है? जाहिर सी बात है, कई मामले ऐसे हैं, जो कई चीजें ऐसी हैं जो संदेह पैदा करती हैं, और जब संदेह होती है, जहां पैदा होते हैं वहां पे जांच भी होनी चाहिए। और जांच जब होती है तो उसमें थोड़ा धीरज, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि फिर कह रहा हूं, लालू यादव के ऊपर जो चारा घोटाले के आरोप लगे थे, उसमें फैसला आते आते 25-28 साल लगे।
तो अगर इन मामलों में भी कुछ करप्शन हुआ है तो इसमें भी सच सामने आने में वक्त लगेगा। उसके बीच में आप नैरेटिव बना सकते हैं, कहानियां बना सकते हैं, आप लापता हो सकते हैं, अंडरग्राउंड हो सकते हैं, लेकिन सच जो है वो सामने आ ही जाएगा। और अगर आप निर्दोष हैं तो जय जयकार होगी, और अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो कारागार होगी, और उसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन फैसला वक्त करेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में कल आपसे मुलाकात होगी। आज इजाजत दीजिए। नमस्कार। दो टूक के